ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने देखा था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख नहीं सकते हो, राइट। काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी हो या उसके साथ काम करना हो या डीलिंग करनी हो उसके साथ, तो अगर अपने पास एक कोई आसान सा टूल हो या कोई ऐसा ज़रिया हो या फिर कुछ ऐसा खिलौना हो जिसको यूज़ करके हम लोग इमेजिन कर सकें या फिर विजुलाइज कर सकें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो काफ़ी मदद मिलती है। और लाइन्स ऑफ फोर्स वो टूल है या फिर ज़रिया है जिसको यूज़ करके आप सिंपल सी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वो आप थोड़ा इमेजिन या विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, राइट। तो अगर आपके पास कोई चार्ज है जिसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगी, वो मूव करेगा, राइट। तो अगर आप उस चार्ज का पाथ ड्रॉ करते हैं, वो पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, राइट। तो अगर उसका आप पाथ ड्रॉ करते हैं वो क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अगर मैंने इसके पास एक छोटा सा कोई टेस्ट चार्ज लगाता हूँ, टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसको फोर्स रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ अलॉन्ग द रेडियस ऐसे लगेगी फोर्स। सिमिलरली किसी भी एक पॉइंट पे रखूँ मैं यहाँ पे, सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड होगी, तो वही होगा लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। सिमिलरली अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो अगेन मैं अगर एक टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव होगा कहीं पे लगाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज उसका पाथ होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज होंगी नेगेटिव चार्ज के लिए, राइट। एक और बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि भाई जो ये लाइन्स ऑफ फोर्स होती है कंटिन्यूस होती हैं, यानी कि ब्रेक नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ तक गई उसके बाद ब्रेक हो गया फिर कहीं और चल गया, ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस लाइन्स होती हैं ये, ठीक है। तो हमने भी देखा कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो मदद करती हैं आपको कि भाई अगर आपके पास कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो तो उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी उसको इमेजिन करने में, विजुलाइज करने में आपकी मदद करती है। तो अगर आपके पास ये कोई कोई आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और आपको लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ की हुई है आपने उसके लिए, तो आप चाहोगे कि आप लाइन्स ऑफ फोर्स से थोड़ा आपको आइडिया मिल सके कि भाई उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, राइट। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी लाइन्स ऑफ फोर्स की जो हमको वो चीज़ें पता करने में मदद करेंगी। तो वो ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बोलता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज शुरू करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये आपको मदद करता है, अगर आपके पास लाइन्स ऑफ फोर्स दी गई हो तो आपको कुछ आइडिया देता है कि भाई डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई अगर आपके पास कोई एरिया जहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है तो एक यूनिट एरिया में आप अगर पता कर सकते हैं कि भाई कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रही हैं, तो अगर ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रही हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर कम गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो मैं पता करना चाहता हूँ या फिर कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई इन दो पॉइंट्स में या इन दो एरियाज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो इमेजिनरी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर सकता हूँ, S1 और S2, ठीक है। ये हो गया पूरा एरिया स्फीयर्स का। अब मैं एक यूनिट एरिया लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये छोटा जो आर्क जो है ये यूनिट एरिया है S1 के लिए, सिमिलरली यूनिट एरिया ये S2 के लिए। अब अगर मैं किसी तरह से लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल पाऊँ कि इस छोटे से इस यूनिट एरिया में कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रही हैं और इसमें कितनी गुजर रही हैं, तो जिसमें ज़्यादा गुजर रही होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ से ज़्यादा होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल किसके 1/r², राइट। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके देखना हो तो इजीली देख सकते हैं हम लोग। लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं वो n नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। तो ये जो लेट्स से कि ये जो यूनिट एरिया जो हमने S1 का यूनिट एरिया लिया उसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही हैं NS1, वो क्या होगा n डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। लेट्स अज्यूम करते हैं कि इसका R1 रेडियस है S1 का, तो क्या होगा n/4πr1²। सिमिलरली नंबर ऑफ लाइन जो इस यूनिट एरिया से निकल रही हैं S2 के NS2, वो क्या होगा, अगेन नंबर ऑफ लाइन तो सेम ही निकल रही हैं, जो यहाँ से निकल रही हैं जो यहाँ पहुँच रही हैं उतनी यहाँ भी पहुँच रही हैं, ऐसा नहीं कि बीच में कट जा रहा है, जैसे हमने बोला था कि लाइन्स कंटिन्यूस होती हैं, राइट। तो n तो सेम ही रहेगा लेकिन अब सरफेस एरिया इसका चेंज हो गया, राइट। सरफेस एरिया क्या होगा 4πr2², राइट। तो अभी जो R1 जो है वो R2 से छोटा है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा इससे ज़्यादा होगा,
इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो इस यूनिट एरिया से निकल रही हैं वो इससे ज़्यादा होंगी, राइट, जैसे आप देख सकते हो, राइट। इसी चीज़ को बोलने का एक और तरीका ये भी है कि अगर लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास में हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो दोनों एरिया सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, लाइन्स ऑफ पास पास होंगी, यहाँ पे लाइन्स दूर दूर होंगी इसके मुकाबले में, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये आपको बताता है कि भाई किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दी गई हैं तो किसी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो सिंपली आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक सिंपल सी लाइन है जो किसी भी कर्व को खाली एक ही पॉइंट पे काटती है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है मेरा, इस पर मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करने का, तो क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करने का तो ऐसा होगा, सिमिलरली इस पॉइंट पे करने का तो ऐसा होगा, राइट। तो टेंजेंट ड्रॉ करो जिस पॉइंट में आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ किए हैं एक डाइपोल के लिए। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लें उतने ही मैग्नीट्यूड का अगर आप नेगेटिव चार्ज लें, उन दोनों को थोड़े डिस्टेंस से सेपरेट कर दें, थोड़ी दूरी पे रख दें, तो वो आपका डाइपोल बन जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से शुरू कर रही हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो रही हैं। सेंटर में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप दूर जाना शुरू कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं विड्थ जो है, स्पेसिंग जो है लाइन्स ऑफ फोर्स की, ये इंक्रीज़ हो रही है, राइट। अब इस केस में अगर आपको ये लाइन्स ऑफ फोर्स दी गई हैं और अगर आपको पता करना हो डिफरेंट पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या होगी, तो सिंपल आप टेंजेंट्स ड्रॉ करो। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इस तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पे अगेन इस तरफ होगी। जस्ट मैग्नीट्यूड इस केस में इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, जैसे एरो की लेंथ बता रही है आपको। इस पॉइंट पे उस तरफ डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे नीचे होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पे ऐसे ऊपर होगी, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि डाइपोल के केस में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल है, राइट। पॉइंट चार्ज में खाली एक ही डायरेक्शन पॉसिबल थी, रेडियली आउटवर्ड, सिंपल सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, खाली एक ही डायरेक्शन पॉसिबल थी। लेकिन इस केस में देखो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। तो अगर हम लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं ड्रॉ करते, अगर आपको सिंपल सा एक डाइपोल दिया जाता है और बोला जाता है भाई क्या आप देख सकते हो, बता सकते हो कि स्ट्रेंथ कैसी होगी या फिर डायरेक्शन कैसी होगी, तो बहुत मुश्किल है यानी कि प्रिडिक्ट करना कि भाई डिफरेंट प्लेसेस में डायरेक्शन कैसी होगी उसकी और स्ट्रेंथ कैसी होगी, राइट। तो यहीं पे लाइन्स ऑफ फोर्स की यूज़फुलनेस है कि भाई आपको एक ठीक ठाक आइडिया दे देता है एक सिंपल सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि भाई डायरेक्शन कैसी होगी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, राइट। लास्ट प्रॉपर्टी जो लाइन्स ऑफ फोर्स की है कि लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ की हैं, ऐसा नहीं कभी होगा कि भाई ये लाइन या कोई और लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी। जैसे ये दो लाइन्स क्रॉस कर रही हैं पॉइंट पी पे, अगर ये दो लाइन्स क्रॉस कर रही हैं उसका मतलब क्या है, पी पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मतलब किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, जो नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो एक आसान सा तरीका है जिससे आप सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, राइट। और ये आपको यूज़फुल भी है इन्फॉर्मेशन। और इनफैक्ट जब नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इनफैक्ट माइकल फैराडे, जिसके दिमाग की पैदाइश था ये लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट, वो इतना ग्रेट मैथमेटिशियन नहीं था, उसको भी इक्वेशन इतनी समझ में नहीं आती थी। उसने सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक लाइन्स ऑफ फोर्स यूज़ करके ही बहुत सारी डिस्कवरीज कर दी। तो ये हमारे लिए यूज़फुल है, इसको हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई फॉर्मूला नहीं जिससे आप बता सकते हो कि भाई
लाइंस को कहाँ पे ड्रॉ करने का, उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर मैं दो आदमियों को सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने को बोलूँ तो वो उनकी विड्थ डिफरेंट होगी, उनकी स्पेसिंग अलग होगी, बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है ये। दूसरा, अगर आपको लाइंस ऑफ फोर्स दी गई हो तो उसमें से मैग्नीट्यूड निकालना कि कितना मैग्नीट्यूड होगा किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मुश्किल है। आपको सिंपली आइडिया देता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, एंड सो फोर्थ, राइट। सिमिलरली डायरेक्शन भी निकालना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स को यूज़ करके। तो कहने का मतलब ये है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई नहीं है, वो ई को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। इनफैक्ट कोई भी पिक्टोरियल मेथड, लास्ट वीडियो में हमने फील्ड डायग्राम की बात की थी, इस वीडियो में हम लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल वे, जिस तरह से हमने मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू इसको डिफाइन किया हुआ, खाली वही एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ई की। लाइंस ऑफ फोर्स को हम यूज़ करेंगे थोड़ा आइडिया लेने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज हैं, जब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग जो मैथमेटिकली जैसे हमने डिफाइन किया हुआ है ई को, वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी पॉइंट जो इतना ऑब्वियस नहीं है। तो हमने अब तक बात किया कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूस होती हैं, राइट, वो ब्रेक नहीं करती कहीं पे। तो इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स की नेचर ही ऐसी होती होगी, बाय नेचर वो कंटिन्यूस है, राइट। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप देखो तो कूलम्स लॉ में जो फोर्स थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, किसके प्रोपोर्शनल थी, 1/r² के। अगर कूलम्स लॉ में फोर्स r² की जगह किसी और पावर ऑफ r पे डिपेंड करती तो हम कंटिन्यूस लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ नहीं कर पाते, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात बिल्कुल नहीं है। जल्दी से इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो हमने कूलम्स लॉ को यूज़ करके एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी, राइट। वो क्या होती है, E = Q/4πε/r², ठीक है। अज्यूम करते हैं कि जो फोर्स है कूलम्स लॉ के मुताबिक वो r² के प्रोपोर्शनल नहीं है, बट r⁴ के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे n ≠ 2। तो उस केस में अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है किसी डिस्टेंस r पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, Q/4πε/r⁴n, और यहाँ पे n 2 के बराबर नहीं है। अगर ये होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो अगर अब ई हमने ऐसा डिफाइन किया तो जो हमने रेडियस r का स्फीयर ड्रॉ किया था उसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। एक पॉइंट पे ई है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस। वही हमने लिखा, टोटल नंबर ऑफ लाइन थ्रू स्फीयर इज E × A। ई क्या है, ये हमने पता किया यहाँ पे, Q/4πε/r⁴n इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा Q/εrn-2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स r पे डिपेंड कर रही हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ किए हैं उसके अराउंड, तो दोनों स्फीयर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कहीं पे तो गायब हो रही है लाइंस ऑफ फोर्स, तो कंटिन्यूस ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओनली जब n = 2 होगा लाइंस ऑफ फोर्स की r पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और तभी आप कंटिन्यूस लाइंस ड्रॉ कर पाओगे, जो पॉसिबल है अगर कूलम्स लॉ में फोर्स जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, जो इतना ऑब्वियस नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।